नासा का प्लान है कि मार्स पर इंसानों को भेजने से पहले चांद पर एक बेस बनाई जाएगी ताकि मार्स तक पहुंचने का प्रोसेस छोटा हो जाए। स्पेस एक्स के फाउंडर एलॉन मस्क मार्स पर जाने की रेस को अपने नाम करना चाहता है। इसके अलावा यूरोपियन और रशियन स्पेस एजेंसी भी इंसानों को मार्स पर भेजने की बातें करती है, लेकिन मार्स के हार्श एटमॉस्फेयर में लैंड करने के बाद वहाँ इंसान जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि मार्स में जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। नासा ने मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का क्या तरीका निकाला है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस तरीके से ऑक्सीजन बनाता है वो तरीका मार्स पर काम क्यों नहीं कर पाएगा। रियलिटी वन की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इंसानों का मार्स पर रहने की ख्वाहिश के पीछे एक ढेर सारी वजूहत है, जिनमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और स्पेस क्यूरियोसिटी का फैक्टर तो है ही, लेकिन इन ख्वाहिशात के बीच एक मजबूरी या खौफ भी है। वो ये कि अर्थ पर किसी आफत की वजह से कि इंसानों की नस्ल खत्म ही ना हो जाए, जैसा कि 6.5 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया से डायनासोर का खात्मा हुआ था। ऐसा पॉसिबल भी है, जिसकी एक एग्जाम्पल हम अर्थ पर क्लाइमेट चेंज की सूरत में देख रहे हैं। यही शायद सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले वक्त में कोई न कोई मार्स का नील आर्मस्ट्रांग बनेगा। एक तरफ एलॉन मस्क ने पहले 2026 में मार्स को कॉलोनाइज करने का इरादा किया था, लेकिन अब उनके जानिब से 2029 की प्रेडिक्शन की गई है। You've slightly put back the expected date to put the first human on Mars till 2029, I want to say. Yeah, I mean, let's see. I mean, we have built a production system for Starship, so we're making a lot of ships and boosters. दूसरी तरफ नासा ने भी 2030 तक इंसानों को मार्स पर लैंड कराने का इरादा किया है, पर सवाल ये नहीं है कौन पहले मार्स पर जाएगा, सवाल ये है कि मार्स पर जाने के बाद इंसान जिंदा कैसे रह पाएंगे। बेशक मार्स की कई सारी प्रॉपर्टीज अर्थ से मिलती जुलती हैं, जैसा कि मार्स का एक दिन, जिसको मार्शियन डे या सोल भी कहा जाता है, उसकी लेंथ अर्थ के दिन के मुकाबले में सिर्फ 29 मिनट ही ज्यादा है। वहाँ भी मुख्तलिफ मौसम है और अर्थ पर भी। इसके अलावा अर्थ के पोल्स पर भी आइस कैप्स हैं और मार्स के पोल्स पर भी। अर्थ पर भी एटमॉस्फेयर है, जबकि मार्स पर पतला ही सही लेकिन एटमॉस्फेयर जरूर है। लेकिन एक चीज जो मार्स पर इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल ही नाकाफी है, वो है ऑक्सीजन। तो आखिर मार्स पर ये ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाएगी, वो भी एक दो लोगों के लिए नहीं, पूरी कॉलोनी को आबाद करने के लिए। एक्सट्रीम सिचुएशन में इंसान को जिंदा रखने की बात की जाए तो सबसे पहले ख्याल आता है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। इसको आज स्पेस की हार्श कंडीशन में 25 साल गुजर चुके हैं और अभी तक ये लगातार इंसानों को ऑक्सीजन और फ्रेश वाटर बनाकर देता रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 से 5 एस्ट्रोनॉट्स हर वक्त मौजूद रहते हैं, जिनकी रोजाना पानी की रिक्वायरमेंट कम से कम भी 45 लीटर है, यानी महीने की 1350 लीटर और साल की 16,200 लीटर। इसके अलावा ISS पर 1000 kg ऑक्सीजन गैस सालाना इस्तेमाल होती है। इतना ज्यादा ऑक्सीजन और पानी अर्थ से 400 किलोमीटर दूर इस स्पेस में कैसे बनाया जाता है? इस काम के लिए ISS में 2 सिस्टम्स लगे होते हैं। एक है वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम और दूसरा है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम हम मार्स पर क्यों नहीं लगा सकते, ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम ह्यूमन वेस्ट यानी यूरिन, पसीना और ह्यूमिडिटी से पानी कलेक्ट करता है और फिर इसको साफ करके वापस से पीने के काबिल बना देता है। एस्ट्रोनॉट्स डगलस वी लॉक ने एक मौके पे कहा था कि हमारे कल की कॉफी से ही अगले दिन की कॉफी बनती है। WRS सिस्टम ISS में पहले से मौजूद पानी को प्योरीफाई करके दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बना देता है और इस तरह 90% पानी जाया होने से बच जाता है। इसके बराबर में है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ये सिस्टम WRS से थोड़ा सा पानी लेता है और फिर इसको खास प्रोसेस से गुजार कर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाता है। ये सिंपल प्रोसेस हमने 5 क्लास में पढ़ा था, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। पानी में से इलेक्ट्रिकल करंट को गुजारा जाता है, जिससे पानी ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है। ऑक्सीजन गैस को सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन तो एक बहुत ही खतरनाक और इनफ्लेमेबल गैस है, जो पूरी ISS को सेकंडों में जलाकर फायर पोल भी बना सकता है। इस हाइड्रोजन गैस को जाया नहीं किया जाता, बल्कि इसको एक और सिस्टम में डाल दिया जाता है, जिसको सेबेटाज सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम ISS में मौजूद एस्ट्रोनॉट को वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करके इसको हाइड्रोजन गैस से मिलाकर इसमें से पानी, मीथेन गैस और थोड़ी सी गर्माइश बनाता है। पानी को वापस से इस्तेमाल में लाया जाता है। गर्माइश को
हीट मैनेजमेंट सिस्टम में डाल दिया जाता है। लेकिन मीथेन गैस की अर्थ पर बहुत ही अहमियत है। इसको आईएसएस से बाहर स्पेस में निकाल दिया जाता है। मीथेन गैस जो एक तरह का फ्यूल भी है, इससे एनर्जी भी बनाई जा सकती है और हीट भी, लेकिन इसको जाया इस वजह से किया जाता है क्योंकि इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और आईएसएस पर ऑक्सीजन ही तो है जो सबसे ज्यादा कीमती है। आईएसएस के पूरे ऑक्सीजन और वाटर के प्रोसेस में अगर गौर किया जाए, ये रिफ्यूलिंग मिशन पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि बेशक एफिशिएंट 98% तो है, लेकिन फिर भी हर सिस्टम में लीकेज तो होती ही है। इस वजह से हर 6 महीने या साल के बाद पानी और ऑक्सीजन को जमीन से लाकर आईएसएस में डाल दिया जाता है। ये रिफ्यूलिंग सिस्टम बहुत कॉस्टली होता है। ये सिर्फ 1 लीटर पानी को 400 किलोमीटर ऊपर आईएसएस तक पहुंचाने का खर्चा $25,000 से भी ज्यादा होता है। लिहाजा 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर इसी तरीके से ऑक्सीजन बनाना किसी भी तरह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो मार्स पर ही मौजूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उसमें से ऑक्सीजन बनाए। 2021 में नासा का परसिवरेंस रोवर मार्स पर भेजा गया था। उसमें से इसी तजर्बे के लिए डिवाइस लगाई गई थी जिसको मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया था, क्योंकि आईएसएस पर तो पानी का सोर्स रिफ्यूलिंग होता है, लेकिन मार्स पर पानी ढूंढने के लिए उसके पोलर कैप्स तक जाना होगा या फिर कई फुट नीचे ड्रिल करके बर्फ निकालनी होगी। इस वजह से मॉक्सी आसपास के एटमॉस्फेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके उसमें से ऑक्सीजन बनाता है। कैसे आसान अल्फाज में बताया जाए तो मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। मॉक्सी बाहर के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पंप करके उसको प्रेशराइज्ड करता है और फिर उसको इलेक्ट्रोलाइजर में डालकर 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन गैस अलग हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइजर गोल्ड का बना हुआ होता है क्योंकि गोल्ड एक्सीलेंट हीट कंडक्टर है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होती है। इसका नुकसान ये है कि अगर इस प्रोसेस में कार्बन बिल्कुल अलग हो गया तो कार्बन की एक लेयर को भी बना सकता है, जैसा कि कुकिंग पैन के नीचे देखने को मिलता है, और ये लेयर प्रिजर्वेंट्स को नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करेगी। इसी वजह से इसी प्रोसेस को बड़े एहतियात के साथ परफॉर्म किया जाता है। लेकिन मार्स पर मॉक्सी एक वक्त में कितनी मॉक्सी प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस में मॉक्सी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए इसको नासा कभी कभार ही जाता है। जब सोलर पैनल से एनर्जी बच जाती है, अभी तक उसने 122 ग्राम ऑक्सीजन ही बनाई है, जो एक इंसान को सिर्फ 3.5 घंटे जिंदा रख सकती है। अगर इसी सिस्टम के जरिए मार्स पर ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी होगी तो उसके लिए मॉक्सी का एक बड़ा वर्जन चाहिए होगा और साथ में इसको चलाने के लिए एक बड़ा पावर प्लांट, और यही अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि मॉक्सी कार्बन डाइऑक्साइड को पहले कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस करता है, फिर इसको 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करता है। उन दोनों प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है। इस मसले के सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्ट एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को कम टेम्परेचर पर ही तोड़ा जा सकता है। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी को लैब में टेस्ट किया गया है, लेकिन अर्थ की हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये एक्सपेरिमेंट अर्थ पर करना मुमकिन नहीं है। लेकिन मार्स का एटमॉस्फेयर इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जो डिवाइस ये ऑक्सीजन बनाएगी उसकी डिपेंडेंसी भी अर्थ पर नहीं होगी, क्योंकि आईएसएस तो जमीन से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। अगर वहाँ का ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम खराब हो गया तो एस्ट्रोनॉट्स वापस अर्थ पर भेजना इतना बड़ा मसला नहीं है। वो अपनी इमरजेंसी सूट पहनकर चंद घंटों तक रिफ्यूलिंग का वेट कर सकते हैं और वापस अर्थ पर जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्स पर कोलोनाइजेशन के बाद ऑक्सीजन जनरेशन मशीन में कोई मसला हो जाए तो न ही रिफ्यूलिंग का ऑप्शन होगा और न ही अर्थ वापस जाना इतना आसान हो पाएगा। उम्मीद है रियलिटी वन की ये भी वीडियो अब भरपूर लाइक्स और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।